Hey, hello everyone. Welcome to Med About Bio. This is your Shivani ma'am. So guys, I am here with another video on mineral and nutrition and we'll try कि आज की वीडियो में हम ये पूरा कंप्लीट चैप्टर फिनिश कर दें बिकॉज बहुत छोटा सा चैप्टर है एंड आप लोगों को पता है इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा याद करने का नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग छोटी छोटी ट्रिक से फिनिश कर लेते हैं। तो आज देखो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कहाँ तक कराया था, एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने पूरा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, इनका एसेंशियलिटी बोलने का क्राइटेरिया क्या हो सकता है। मैं किसी एलिमेंट को अगर एसेंशियल बोल रही हूँ तो किस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि हमारा वो एलिमेंट कैसे होना चाहिए, हमारे प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग होना चाहिए एंड उसकी एब्सेंस में प्लांट की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट सारे प्रोसेस रुक जाने चाहिए। उसका कोई रिप्लेसमेंट मेरे पास नहीं होना चाहिए, उसका जो फंक्शन है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो डायरेक्टली प्लांट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरियाज मैंने आप लोगों को बताए थे। देन उसके बाद मैक्रो न्यूट्रिएंट बताया था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट मेरे वो न्यूट्रिएंट्स हो गए जिनको मैं लार्ज अमाउंट में लेते इन एक्सेस ऑफ 10 mol पर केजी ऑफ ड्राई वेट। मैक्रो में लेस देन 10 लेंगे हम। ऐसे हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि एसेंशियल एलिमेंट्स के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पे बच्चों कुछ पॉइंट्स से जो आप लोगों को ना हाईलाइट करने थे, मीन्स आई डोंट नो आप लोगों ने इनको नोट्स में ऐड ऑन किया या नहीं किया, बट यहाँ वाला जो पार्ट है ना इसको बहुत अच्छे से शॉर्ट ट्रिक्स बना के लिख सकते हो। जैसे कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल। तो आई टोल्ड यू कि बच्चों आप लोगों को कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल। कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, कौन इन्वॉल्व है वही लिखना है, बस CHON ऐसे लिखना था। फिर इसके बाद एनर्जी रिलेटेड। अब एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है या फिर क्लोरोफिल उसको ट्रैप करता है। क्लोरोफिल ट्रैप करता है तो क्लोरोफिल का मैग्नीशियम, उसके अंदर सेंट्रल आयन क्या होता है, उसका मैग्नीशियम होता है। एटीपी के अंदर क्या होता है, आपका फॉस्फोरस होता है। ऐसे मैंने आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट आप लोगों को बताया था मैग्नीशियम इज एन एक्टिवेटर। तो यहाँ से भी ना बच्चों नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा मैंने यूट्यूब पे एक पोस्ट डाला था 2022 का। तो आई वॉज लुकिंग एट द नीट 2022 पेपर। मैं पूरा का पूरा ना 22 का पेपर आई के सॉल्व करने का ट्राई कर रही थी। उसमें मुझे इतने सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिले जो हम लोग क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बच्चों देखो ये पैराग्राफ है, इसमें से ये क्वेश्चन बन के आ रखा होता है एंड उन्हीं 2022 में आए हुए क्वेश्चन हैं। एंड मेनली एक चीज नोटिस आप लोग करके देखना, मतलब अभी हम लोग देखो कितना सारा सिलेबस कवर अप कर चुके हैं। अभी आप लोग कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ एंड जितने चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं उन चैप्टर्स के एटलीस्ट क्वेश्चंस लगाने का ट्राई करो। आप क्वेश्चंस उनके लगाओगे आप लोगों को सीरियसली बहुत आइडिया मिलने वाला है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैंने चैप्टर पढ़ लिया है और उस चैप्टर से मेरे सामने क्वेश्चन है, क्या मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, या सॉल्व करने में मेरे को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है दो ऑप्शंस में। सपोज आप लोगों के पास सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको वहां पे दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सपोज आप लोगों के सामने रुबिस्को आ गया। रुबिस्को में आप कंफ्यूज हो गए मैग्नीशियम है या मैग्नीस है, या फिर क्लोरोफिल है या नहीं है, या फिर मैग्नीशियम रुबिस्को में इन्वॉल्व है या फिर पैप्केज एंजाइम में इन्वॉल्व है। इस टाइप के कंफ्यूजन होना जेन्युइन है। इसका मतलब ये नहीं आपने पढ़ाई नहीं की है, आपने पढ़ाई की है, आपने सारे कंसेप्ट भी अच्छे से पढ़े हैं। बस इंपॉर्टेंट थी कि एक बार आपने चीजों को ना बहुत लाइटली पढ़ा है चीजों को। और लाइटली पढ़ना इन द सेंस ये नहीं होता कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, अगेन आई एम सेइंग पढ़ा होता है आप लोगों ने, लेकिन आपके माइंड में एक क्लियर कट इमेज नहीं होती है कंसेप्ट की। और क्लियर कट इमेज सिर्फ और सिर्फ तभी बनती है जब आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओगे। आप मेरे हैंड रिटन नोट्स लेते हो दैट्स इनफ, लेकिन आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि जो हमारे 1 पेज नोट्स होते हैं ना वही लास्ट में हम लोगों को हेल्प करता है। पूरा चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद जो 1 पेज नोट्स होते हैं ना वो चीजें हमारे माइंड में एकदम स्टिक हो जाती है बहुत अच्छे से। उनमें कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। तो अपने आप को प्लीज एनालाइज करो कि आप लोग जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उन टॉपिक्स में आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है एक बार फिर से पढ़ लो, आपके 1 पेज नोट्स बना लो, बाकी आपकी मैम है आपकी हेल्प करने के लिए। तो ये चीजें जरूर लिखो। बहुत सारे बच्चों ने पूछा मैम उसमें आप बता दो कैसे हम लोगों को लिखना है। तो इस वे में आप लोगों को अपने नोट प्रिपेयर करना है। जरूरी नहीं अलग से आप इसकी कोई नोटबुक में लिखो, एनसीईआरटी के साइड में लिखना सफिशिएंट है। ठीक है, अब समझ में आया कैसे इस चैप्टर के आपको नोट्स बनाने हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हमारा आज का टॉपिक रहेगा बच्चों रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अभी मैंने आप लोगों को प्रॉपर डेफिनेशन बता दिया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उसकी मैंने आप लोगों को याद करने की ट्रिक्स भी बता दिया। अब मेरे को ये समझना है
कि इन मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या रोल है प्लांट्स की लाइफ में। चलो पहले हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं पूरा। देखो सबसे पहले क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द प्लांट सेल सच एज परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी मतलब सेल मेम्ब्रेन किस चीज को सेल के अंदर एंटर होने के अलाउ करेगी, किसको अलाउ नहीं करेगी। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सेप, सेल के सेप का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक रहेगा, हाइपरटोनिक रहेगा या आउटर एटमॉस्फेयर से आइसोटोनिक रहेगा, उसको भी मेंटेन करेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस आप लोगों को कहाँ पे पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप लोगों को रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ। नेक्स्ट आता है बफरिंग एक्शन, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एक्ट एज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड कोएंजाइम, ये हम लोगों को पढ़ना है। अभी देखो सबसे पहले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ऐसे करके आपको सारे एसेंशियल आयंस दिए हुए हैं यहाँ पे। अब हम लोगों को क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, कैसे इसके नोट्स बनाने वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मेनली जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग करने वाला है। चलो अब मैं बताती हूँ आप लोगों को नोट्स कैसे बनाओगे। चलो देखो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग रोल पढ़ना इनका। तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे आप रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऐसे आप लोगों ने हेडलाइन डाला। उसके बाद यहाँ पे टेबल बनाना है। अब टेबल बनाने में क्या क्या लिखना है आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखो एलिमेंट्स, कि हम लोग किस एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर लिखो यहाँ पे नेक्स्ट वन पे आएगा कि इस एलिमेंट को हमारे प्लांट्स किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एब्जॉर्प्शन फॉर्म क्या होती है इसकी। सेकेंड इनका प्लांट के अंदर रोल क्या है, ये चीज हम 3 पॉइंट्स हमें पढ़ना है, सारे आपके मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स इनके बारे में। अब फर्स्ट वन आपका एलिमेंट कौन सा दिया हुआ है, फर्स्ट वन एलिमेंट इज योर नाइट्रोजन। अभी आंसर मेरे को आप ही लोग करने वाले हो, बिकॉज बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें जो नाइट्रोजन को प्लांट्स किस फॉर्म में लेता है आप लोगों को पता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है N2 की फॉर्म में, N ट्रिपल बॉन्ड N, उसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। प्लांट उसको किस फॉर्म में लेते हैं, अमोनियम आयन की फॉर्म में लेते हैं, या फिर NO2 माइनस की फॉर्म में लेते हैं, या फिर NO3 माइनस की फॉर्म में। दीज आर द 3 फॉर्म्स जिनकी फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। नाइट्रोजन का रोल कहाँ पे होता है, अब मेरे को आप बताओ नाइट्रोजन सबसे पहले किसके अंदर प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेस। प्लांट्स के पास भी जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए, तो डीएनए सबसे पहले इनका रोल होगा इनके न्यूक्लिक एसिड में। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखो, न्यूक्लिक एसिड में इनका रोल होगा। सेकेंड प्रोटीन, नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन बनाने में भी हेल्प करता है, तो ये प्रोटीन बनाता है, तो मेटाबॉलिज्म में भी या फिर बिल्डिंग ब्लॉक में भी हेल्प करने वाला है, बिल्डिंग ब्लॉक। अब बोलोगे मैम प्रोटीन कैसे, देखो बेटा प्रोटीन अमाइनो एसिड्स पढ़ा है नहीं, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो अब मेरे पास नाइट्रोजन होगा तभी अमाइनो एसिड्स बनेगा, तभी अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होकर प्रोटीन बनाएंगे, एंड प्रोटीन से उसका पूरी बिल्डिंग ब्लॉक मतलब उसके सेल्स बनेंगे, ये चीज। नेक्स्ट नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है ऑल्सो इन विटामिन एंड ऑल्सो इन हॉर्मोन्स। इन सारी चीजों में हमारा नाइट्रोजन का रोल दिखाता है अपना प्लांट में। तो इसका मतलब इसका मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूँ किस में इन्वॉल्व होगा, कौन कौन से मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा, ये इन्वॉल्व होगा आपका रेस्पिरेशन में, बिकॉज रेस्पिरेशन में भी हम लोगों को एटीपी चाहिए, और फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होने वाला है, और आपका सेल डिवीजन में भी इन्वॉल्व होगा, एंड सेल ग्रोथ में भी इन्वॉल्व होगा। इन सब मेटाबॉलिज्म्स में नाइट्रोजन, बिकॉज हम लोग है ना CHON, वो सब स्ट्रक्चरल एलिमेंट है हमारे सेल्स के। क्लियर हुआ नाइट्रोजन। सेकेंड पॉइंट पे आओ, सेकेंडली आता है मेरे पास फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी अगेन आप लोगों को पता है किसमें प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप डीएनए में प्रेजेंट होता है। एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करता है फॉस्फोरस को, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है H2PO4 नेगेटिव या फिर HPO4-2। ये याद रखना है बच्चों आप लोगों को अच्छे से। अब रोल किस में लिखोगे, अगेन वही फॉस्फोरस न्यूक्लिक एसिड में भी होता है आपका, एंड ATP में भी पाया जाता है, NADPH में भी पाया जाता है, और FADH में भी पाया जाता है, FADH। तो इन सब में, बिकॉज ये तो अभी हम लोग फोटोसिंथेसिस में आपका इन सब में पढ़ ही रहे हैं।
क्लियर हुआ फॉस्फोरस का रोल। थर्ड नंबर पे आओ। थर्ड नंबर पे क्या आता है? थर्ड पे आता है मेरे पास पोटेशियम। पोटेशियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स? पोटेशियम आपका एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ के पॉजिटिव, पोटेशियम आयन में। पोटेशियम का रोल कहाँ पे होता है? अभी मैंने आप लोगों को एक थ्योरी पढ़ाई थी, कौन से चैप्टर में पढ़ाई थी? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, पोटेशियम मैलेट थ्योरी। तो पोटेशियम मैलेट क्या कर रहा था? स्टोमेटा को ओपनिंग एंड क्लोजिंग करने का काम कर रहा था। तो पहला रोल वही लिख दो यहाँ पे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट रोल बताओ उसको और क्या हो सकता है? सोडियम पोटेशियम पंप सुना है? सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? किसी प्रोटीन की या किसी सॉल्यूट की एंट्री को परमिट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑस्मोटिक बैलेंस भी मेंटेन करेंगे। और रोल बताओ जल्दी से, पोटेशियम के क्या क्या हो सकते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प कर सकता है ये आपका, प्रोटीन सिंथेसिस में भी, और सेल की टर्जिडिटी को भी मेंटेन रखता है। सेल की टर्जिडिटी में भी ये कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। तीनों के क्लियर है? नेक्स्ट पे आप। पोटेशियम हो गया, फिर इसके बाद आता है हम लोगों का कैल्शियम। कैल्शियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? ये कैल्शियम एब्जॉर्ब करते हैं Ca+2 की फॉर्म में। रोल बताओ उसका जल्दी से क्या होगा? सबसे पहला रोल होता है कैल्शियम का सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में सबसे रोल, सेल डिवीजन में कहाँ पे? सेल डिवीजन में आप लोगों को पता है स्पाइंडल फाइबर्स जो बनते हैं वो आपका सेल डिवीजन से ही बनते हैं। स्पाइंडल फाइबर, स्पाइंडल फाइबर बनेंगे तभी तो सेल डिवाइड करेगा। नेक्स्ट सेल, प्लांट सेल के पास एक होता है मिडिल लैमिला, जो आप लोगों ने पढ़ा है। मिडिल लैमिला किसका बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। तो यहाँ पे हमारा कैल्शियम अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट कैल्शियम का रोल होता है एंजाइम्स में। कौन सा एंजाइम में कैल्शियम रोल प्ले करता है अपना? एटीपीएज एंजाइम में। नेक्स्ट रोल इसका लिखो आपका सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल मेम्ब्रेन नॉर्मल फंक्शनिंग, यहां तक क्लियर हुआ? साथ ही साथ बच्चों ट्राई करना इनको याद करना, बिकॉज बहुत सारे फंक्शंस ऐसे जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का मैग्नीशियम। अभी अभी मैंने आप लोगों को मैग्नीशियम का एक रोल बताया था रुबिस्को एंजाइम के लिए, और क्लोरोफिल का सेंटर एलिमेंट भी होता है। मैग्नीशियम को ऑब्वियसली बात है Mg+2 में एब्जॉर्ब करेंगे। रोल बताओ, फर्स्ट रोल क्या होगा? बताओ फर्स्ट रोल क्या होने वाला है? पहला रोल तो क्लोरोफिल लिख लो। क्लोरोफिल का सेंट्रल एलिमेंट ये प्रेजेंट होता है, और ये एक को फैक्टर की तरह भी वर्क करता है। किसमें? आपका फोटोसिंथेसिस में, बिकॉज यहीं पे हम लोगों को एंजाइम चाहिए होता है रुबिस्को, या फिर रेस्पिरेशन। किसके लिए को फैक्टर की तरह काम करता है? रुबिस्को। अब इसके अलावा आप लोगों को याद करो थोड़ा सा, अब रिकैप करता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में, जब मैंने आप लोगों को प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाया था। तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता था? मेरा एमआरएनए न्यूक्लियस से निकल के बाहर आता था, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, ये तीनों प्रोसेसेस करा के। फिर जब वो साइटोप्लाज्म में आ जाता था एमआरएनए, तो वहां पे क्या होता था? साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में आने के बाद उसके ऊपर एक स्मॉल राइबोसोम यूनिट आती थी, फिर लार्ज राइबोसोम यूनिट, दोनों बाइंड करती थी। उन दोनों के बाइंडिंग में भी तो ये हेल्प करता था, नहीं करता था? याद लिखवाया था मैंने आप लोगों को कि आपको लार्ज राइबोसोम यूनिट और स्मॉल दोनों राइबोसोम्स की यूनिट अलग अलग रहती है। उनको बाइंडिंग वो सिर्फ कब करती है? बाइंड सिर्फ वो तब होती है जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है। अनलेस दोनों यूनिट्स अलग अलग रहते, कभी भी आप सेल के अंदर राइबोसोम्स देख लेना, अगर आपको राइबोसोम स्मॉल और लार्ज दोनों बाइंड दिख रही है, इट मीन सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है। और अगर वो बाइंड नहीं है तो इट मीन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या करती है? राइबोसोमल यूनिट्स को बाइंडिंग कराने में हेल्प करती हैं। सेम चीज प्लांट्स के अंदर भी हमारा होगा। नेक्स्ट रोल बताओ, नेक्स्ट कौन सा आयन है हमारे पास मैग्नीशियम के बाद? सल्फर। सल्फर को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे? सल्फर को एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ SO4-2। अब सल्फर का रोल सबसे पहले तो हम लोगों को पता है किसमें होता है? अमाइनो एसिड्स में सल्फर प्रेजेंट होता है। तो अमाइनो एसिड में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये हेल्प करेगा। कौन कौन सा अमाइनो एसिड है? लिख भी लो आप इसको, मेथियोनिन या फिर सिस्टीन, इनके अंदर आपका अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा सल्फर आपका एक विटामिन होता है, विटामिन बायोटिन। कौन सा विटामिन होता है बायोटिन? जिनको ना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे सबके सब, उसमें भी सल्फर प्रेजेंट होता है। क्लियर है रूल्स आप लोगों को? नेक्स्ट चलता है।
सल्फर हो गया। 7th वन लिखो, आयरन। आयरन का रोल बताओ। आयरन सबसे पहले आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? आयरन एब्जॉर्ब होता है Fe+3 की फॉर्म में। Fe+3 को बोलते हैं फेरिक। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि अभी जो मैंने आप लोगों के पीछे बताया ना SO4-, बिकॉज आपका जब नीट में एग्जाम हो या कहीं पे भी अब एग्जाम तो जरूर हो सकता है SO4-2 ना आए, यहाँ पे सल्फेट आ जाए, सल्फाइट आ जाए लिखा हुआ, तो आपको वहां से पिक करना होगा। इसमें से नाइट्रेट, नाइट्राइट, फॉस्फोरस वाले जितने भी एब्जॉर्प्शन फॉर्म है इन सबको आपको पता होना चाहिए। चलो, आयरन वाला आया। सबसे पहले आयरन भी एक को फैक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। और ये कैटालेसिस इन और पर ऑक्सीडेजेस इन एंजाइम्स के अंदर कोफैक्टर की तरह काम करता है। या फिर आयरन आपका क्लोरोफिल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मैग्नीज। मैग्नीज को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? Mn+2 की फॉर्म में। एंड द फंक्शन इज, मैग्नीज का सबसे पहला फंक्शन याद करो, उसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे थे? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का फोटोलाइसिस कराने के लिए मैग्नीज रिस्पॉन्सिबल था, तो सिर्फ एक रोल होगा इसका, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का फोटोलाइसिस कराता था ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के टाइम पे, राइट। 9th वन, मैग्नीज के बाद आता है हम लोगों का जिंक। जिंक को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा? Zn+2। ये क्या काम करता है? जिंक। जिंक का एक रोल लिखो सिर्फ, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को सिंथेसाइज कराने में ये हेल्प करता है। व्हाट इज ऑक्सीजन? ऑक्सीजन इज अ फाइटो हार्मोन, जिसको मैं आप लोगों को प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ाने वाली हूँ। फाइटो हार्मोन मीन्स ये प्लांट हार्मोन है एक आपका। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास बोरॉन। बोरॉन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? एब्जॉर्प्शन फॉर्म लिखो पहले, BO3-2 एंड B4O7-2। रोल क्या क्या होंगे हमारे पास बोरॉन के? बोरॉन का रोल होगा सीड को जर्मिनेट कराने में हेल्प करता है, जर्मिनेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड को ट्रांसलोकेट कराने में हेल्प। फूड का ट्रांसलोकेशन कौन कराता है? फ्लोएम कराता है हमारा। नेक्स्ट लिखो, बोरॉन के बाद आता है हम लोगों का कॉपर। कॉपर किस फॉर्म में होता है? Cu+2 की फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। एंड Cu+2 क्या पे रोल दिखाता है आपका? प्लांट्स के मेटाबॉलिज्म में भी ये इन्वॉल्व होता है, और इसके साथ साथ ये कोएंजाइम की तरह भी वर्क करता है। यहां तक बताओ आप लोगों को क्लियर हुए क्या? मेनली कोई डाउट यहां तक? आई गेस नहीं होना चाहिए। अभी नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास कॉपर। तक हम लोगों ने देख लिया ना, या कॉपर हो गया है, नंबर क्या था कॉपर का? 11। 12th पे आओ। कॉपर के बाद आता है हम लोगों का मॉलिबेडनम। मॉलिबेडनम, मॉलिबेडनम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? MoO3+2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, मतलब अपने ऑक्साइड की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। रोल क्या होता है इसका? इट इज ऑल्सो वर्क एज अ कोफैक्टर की तरह काम करता है एंजाइम्स में। और किसका कोफैक्टर होता है? नाइट्रोजिनेज का। अब ये बोलोगे मैम नाइट्रोजिनेज तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा। नाइट्रोजिनेज अभी इस चैप्टर के एंड में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएंगे तब पढ़ाने वाली हूँ। नेक्स्ट आता है क्लोरीन। क्लोरीन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो आप लोगों को पता ही है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरीन? क्लोरीन को एब्जॉर्ब करता है Cl- की फॉर्म में। ये भी आप लोगों का फोटोलाइसिस कराता है, और इसके साथ साथ ऑस्मोटिक बैलेंस को भी ये मेंटेन रखता है। ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखता है। एंड द लास्ट वन हमारा बचता है 14th नंबर पे निकिल। निकिल को एब्जॉर्ब करते हैं, निकिल की स्पेलिंग सही कर लेना बच्चों। निकिल का हुआ Ni+3। इट इज ऑल्सो वर्क एज अ कोएंजाइम फॉर यूरिएज एंड हाइड्रोजनेज। तो ये हुए हमारे टोटल 14 एलिमेंट, जिनके फंक्शंस आप लोगों को याद रखना। अब आप लोगों को देख के पता चल रहा है कुछ कुछ मतलब मोस्टली हमारे ऐसे हैं जिनके फंक्शंस हमारे लिए बहुत पहले से नोन है, हम लोगों को बहुत इजीली पता है। आगे के आप लोग जैसे ये रेस्पिरेशन प्लांट वाला चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला, तो मोस्टली जो रह गए हैं इनके भी आप लोगों को पता चल जाएंगे।
इजी है, याद करना है नहीं है? इस फॉर्म में लिखोगे बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अभी जरा देख लेते हैं, एनसीईआरटी भी यही लिखता है ना। देखो जरा, नाइट्रोजन का पढ़ना आप लोगों को, फास्फोरस का पढ़ना, पोटेशियम का पढ़ना, क्या क्या हाईलाइट करना है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, पहला पॉइंट आप ये हाईलाइट करोगे। फंक्शन क्या क्या दिखाता है, देखो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है प्रोटीन बनाने का, न्यूक्लिक एसिड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में, रिक्वायर्ड ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, बिकॉज फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में चाहिएगा हम लोगों को एटीपी बनवाना है। पोटेशियम का काम क्या होता है, वही अनायन कटायन बैलेंस मेंटेन रखता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंजाइम को एक्टिवेट कराने में भी, सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन रखता है, के पॉजिटिव की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। सेम कैल्शियम Ca+2, इट इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग, जितनी भी मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग सेल्स होते हैं, मतलब यंग सेल्स और जो डिवाइड हो रही सेल्स होती हैं, उनके लिए जरूरी होता है, बिकॉज ये सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है। सेल डिवीजन में भी यहाँ पे स्पाइंडल फाइबर्स बनाने में, इसके अलावा मिडिल लैमेला भी बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट, पैक्टेट का माइटोटिक स्पाइंडल में लिख दिया। इट एक्यूमुलेट इन ओल्डर लीव्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। इट इज इन्वॉल्व इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल वॉल। ये सारे फंक्शंस है जो आप लोगों को पढ़ने हैं खुद से। जैसे कि देखो विटामिन वाला मैंने आपको बताया, बायोटिन का लिखवाया था, उसके अलावा थायमिन लिख लेना, कोएंजाइम ए, फिर फेरिडॉक्सिन में भी इन्वॉल्व होता है। मेनली मैंने आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखवा दिए हैं, बट एक बार बच्चों एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, बिकॉज एनसीईआरटी पढ़ोगे आप लोग को बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा। अभी जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करो, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एंड इस चैप्टर से हर साल 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं गारंटेड, एंड बहुत इसी चैप्टर्स के क्वेश्चन हम लोग मिस नहीं कर सकते। करो जल्दी से इन क्वेश्चन को सॉल्व। मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट एंड देयर फंक्शन इन प्लांट्स। आयरन का फंक्शन क्या होता है, जिंक का, बोरोन का, मैग्नीज का। अब मैग्नीज का तो हम लोगों को याद है, अभी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कराते हैं। डी का होना चाहिए फर्स्ट। अभी देखना डी का फर्स्ट किस किस में है। डी का फर्स्ट हम लोगों को दिया हुआ है सिर्फ बी में और सी में, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ऑप्शंस कट कर सकती हूँ, डी वाला और ए वाला। बाकी और देखो कौन से वाला फंक्शन आपको याद है। बोरोन का फंक्शन बताओ क्या होता है, जिंक का बताओ, आयरन का बताओ। यहाँ पे IAA ऑक्सिन की बात कर रहे हैं। ऑक्सिन सिंथेसिस कौन करा रहा था, अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया था। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्जर इन सेल। सेल के अंदर टर्जिडिटी को मेंटेन कौन रखता है, इसका भी आंसर आप लोग बताओगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज आयरन कौन सी फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। अब देखो आयरन मैंने आपको क्या लिखवाया था वहां पे, Fe+3 लिखवाया था ना, बताना जल्दी से। आयरन क्या लिखवाया था, ऑब्वियसली Fe+3। अब Fe+3 को क्या बोलते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। फेरिक बोलते हैं, फेरस या फ्री एलिमेंट या फेरिक फेरस। देखो फेरिक फेरस दोनों नहीं बोल सकते, फ्री एलिमेंट भी ये नहीं है, फ्री एलिमेंट सिर्फ Fe होता है। और फेरिक है या फेरस है, +3 है, ज्यादा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसको बोलते हैं हम आपका फेरिक। मैंने लिखवाया भी अभी आप लोगों को ये आप लोग आंसर करने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप। रूट की टिप पे कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी, यंग सेल्स हैं, ऑब्वियसली मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होंगी। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स के लिए आप लोग बताना कौन सा एसेंशियल एलिमेंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसमें से कौन है। मैक्रो की ट्रिक बताई थी, कौन पी के गया मग से कॉफी, ऐसी कुछ थी ना ट्रिक, देख लेना। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, देखो 16 में आया हुआ है, ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। Next, the oxygen involved during photosynthesis come from water molecule. Which of the following pair of element is involved in this? फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वाटर मॉलिक्यूल से। तो वाटर का फोटोलाइसिस हम लोगों को कराना है। फोटोलाइसिस में मेरे को किसकी जरूरत होती है, मैग्नीज की जरूरत होती है। और एक और मैंने अभी आप लोगों को लिखवाया था, क्लोरीन की जरूरत होती है। तब आपको पता है आंसर क्या है इसका। मिनरल नॉन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए इनमें से कौन सा मिनरल है जो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है। पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस, सेलेनियम, बोरॉन, सेलेनियम तो नहीं हो सकता है। सेकंड मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक। थर्ड फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम। नेक्स्ट कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर। बताओ कौन सा आंसर होने वाला है, जल्दी से आप मेरे को आंसर बताओ, देन विल गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस ईयर्स हैं। अगर आप लोगों को आंसर नहीं मिलता है इनके, तो गो फॉर एमटीजी बुक। एमटीजी बुक का लिंक मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, सारी बुक्स हैं ऑलमोस्ट आपके, वहां से क्वेश्चंस देखो, वहां से आप लोग अपने अपने आंसर्स भी मैच कर सकते हो उन क्वेश्चंस के, ठीक है। चलो
अब नेक्स्ट आता है हम लोगों का डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनकी कुछ डेफिशिएंसी, मतलब अगर उनकी हम अमाउंट को कम या ज्यादा करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी, कुछ ना कुछ सिम्टम्स आएंगे। अब उसको समझने से पहले सबसे पहले मेरे को डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन की, कुछ यहाँ से बहुत अच्छा सेशन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है। चलो पढ़ते हैं। whenever the supply of an essential elements become limited, हमने क्या किया, एक एसेंशियल एलिमेंट की सप्लाई को लिमिटेड करा दिया तो उससे भी प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो गई। तो द कंसेंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, मतलब एक प्रॉपर कंसेंट्रेशन में प्लांट को चाहिए होता है, अगर मैंने उस कंसेंट्रेशन से कम उसको दिया वो एसेंशियल एलिमेंट तो प्लांट ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। उस ही कंसेंट्रेशन को, मतलब उस कंसेंट, सपोज करो, देखो एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, मेरे को पोटेशियम चाहिए, पोटेशियम सॉरी फॉस्फोरस चाहिए होता है 10 ग्राम में। ये 10 ग्राम मेरी क्रिटिकल कंसेंट्रेशन है, 10 ग्राम इज अब मैंने क्या किया, 10 ग्राम से करके इसको 9.5 ग्राम कर दिया, तो 9.5 ग्राम करते ही मेरे प्लांट ने अपनी ग्रोथ कम हो गई उसकी। तो दिस 10 ग्राम इज नोन एज क्रिटिकल कंसेंट्रेशन। द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट। अब उस केस में मैं बोलूंगी कि मेरे प्लांट के अंदर है फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, ये तो बोल सकते हैं while present below the critical concentration, since each element has one or more specific structural functional role in plant। जो अभी हम लोग देख के आए हैं कि एक एलिमेंट ये नहीं कि सिर्फ एक ही काम है, बहुत सारे अलग अलग मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई एक पर्टिकुलर, सपोज करो मैंने फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी कराया, प्लांट शो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। एक प्लांट के अंदर बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जिनको मैं इजीली विजुअलाइज कर सकती हूँ। दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर इंडिकेटिव ऑफ सर्टेन एलिमेंट डेफिशिएंसीज एंड और कॉल्ड डेफिशिएंसी सिम्टम। बच्चों ये अपने नोट जो बना रहे हैं ना, क्रिटिकल कंसेंट्रेशन की डेफिनेशन लिखो पहले, तो लिखो यहां से लेके यहां तक डेफिनेशंस लिखो, एंड उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आप लोगों की नोटबुक में होनी चाहिए, कौन सी, डेफिशिएंसी सिम्टम्स वाली। ये दो डेफिनेशंस क्लियर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द डेफिशिएंसी सिस्टम वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, ये वैरी करेगा, एंड दे डिसअपियर व्हेन द डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट मिल रहा, मतलब जब मैंने प्लांट को फॉस्फोरस प्रॉपर वापस से उसकी कंसेंट्रेशन में देना शुरू कर दिया तो उसके सिम्टम्स डिसअपियर हो गए। हाउएवर इफ डेप्रीवेशन कंटिन्यू, अगर हमने क्या किया कि उसकी डेफिशिएंसी को कंटिन्यू ही रखा, उसको प्रॉपर अमाउंट में फॉस्फोरस नहीं दिया, तो उसकी वजह से मेरे प्लांट के एक पर्टिकुलर पार्ट की या पूरे प्लांट की भी डेथ हो सकती है। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट शो द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन द प्लांट। मतलब सपोज करो मेरा प्लांट है, उसकी लीफ में फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हुई है, लेकिन उसके स्टेम में, रूट्स में, बाकी और दूसरे पार्ट्स में फॉस्फोरस है। अब डिपेंड करेगा कि मेरा फॉस्फोरस मोबाइल है या नॉन मोबाइल है। अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में समझाया था मोबाइल और नॉन मोबाइल क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर फॉस्फोरस मोबाइल होता, मतलब होगा अगर ये मोबाइल, तो इसकी वजह से क्या होगा कि लीव्स में कम हुआ इसकी डेफिशिएंसी, लीव्स में इसके अमाउंट कम हुआ तो रूट से लीव्स में ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन जो नॉन मोबाइल होंगे उसके केस में ऐसा नहीं हो सकता। सिम्टम्स सिर्फ उसके आएंगे जो एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो वो नॉन मोबाइल है। फॉर एलिमेंट्स दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड विद इन द एलिमेंट एक्सपोर्ट हो जाते हैं यंग डेवलपिंग टिश्यूज में। द डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द, तो इसका मतलब डेफिशिएंसी पहले ओल्डर टिश्यूज में आएगी, यंग टिश्यूज में बाद में आएगी, बिकॉज ओल्डर टिश्यूज क्या करते हैं, अपने वो एलिमेंट को वहां से यंग पार्ट में ट्रांसफर करा देते हैं, तो डेफिशिएंसी पहले ओल्डर टिश्यूज में देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल the deficiency symptom of nitrogen, phosphorus and magnesium are visible first in the senescent। senescent leaves वो leaves होती हैं जिनकी डेथ होने वाली होती है, जो बहुत पुरानी leaves हो जाती है, उनको बोलते हैं senescent leaf। In the older leaves, biomolecules containing these elements are broken down, making these elements available for mobilizing to younger leaves। older leaves में क्या होता है, वहां से biomolecules broke down हो जाएंगे एंड उन एलिमेंट्स को बोलेंगे कि आप जाओ यंग पार्ट के पास, उनको आप ग्रो करने में हेल्प करो, मेरा लाइफ स्पैन हो चुका है पूरा। ऐसे होता है यहाँ पे। अब इन्होंने क्या बोला, कहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीन मेरे ऐसे एलिमेंट्स है जो मोबाइल है, इसका मतलब, ठीक है। द डेफिशिएंसी लीड टू अपीयर फर्स्ट इन द यंग टिश्यूज, जब हमारा कोई भी एलिमेंट कैसा होगा, इमोबाइल होगा। तो याद रखना, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लो, चलो लिख लेते हैं इसको, याद रहेगा फिर हम लोगों को।
अगर मेरे पास कोई मोबाइल एलिमेंट है, या मोबिलाइज लिख लेना, मोबाइल एलिमेंट का सिम्टम सबसे पहले कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? ओल्डर लीव्स में। और नॉन मोबाइल का आएगा यंग लीव्स में। मोबाइल में क्या क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये आप लोगों को याद रखना है। और नॉन मोबाइल में सल्फर एंड कैल्शियम। क्लियर? are not transported out of the mature organ. For example, elements like sulfur and calcium are a part of the structural component of the cell. Cell की structure बनाने में बहुत essential role होता है. Hence are not easily released. This aspect of mineral nutrition of plant is of great significance and importance to agriculture and horticulture. This aspects of mineral nutrition का यही aspect कि कोई element mobilize हो सकता है, कोई mobile नहीं होता है. ये ग्रेट सिग्निफिकेंस है जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द काइंड ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स शोन इन प्लांट्स क्लोरोसिस. अब ये वाला जो पैराग्राफ है ना बच्चों, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है. इसको मैं आप लोगों को एक बहुत शॉर्ट ट्रिक में समझाती हूँ. कैसे समझोगे शॉर्ट ट्रिक में? लेट्स हैव अ ब्लैक स्क्रीन. चलो एकदम से शॉर्ट ट्रिक मैं लिख रही हूँ, उसको समझना, फिर मैंने कैसे लिखा एंड कैसे इसको याद रखना है, ये चीज हम समझेंगे. देखो बच्चों, अब आप लोगों को कैसे याद रखना है डेफिशिएंसी ट्रिक. इसमें सिर्फ आपको 4 डेफिशिएंसी याद रखनी है. पहली डेफिशिएंसी है नेक्रोसिस. नेक्रोसिस का मतलब होता है जब हमारे टिश्यूज की डेथ होने लग जाती है, उसको बोलते हैं हम नेक्रोसिस. तो लिख लो इनके ऊपर ही शॉर्ट सा. नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू. फिर हम लोग याद रखेंगे कि किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से उनकी डेथ होती है. क्लोरोसिस का मतलब होता है येलोइंग ऑफ लीव्स. येलोइंग ऑफ लीव्स. लीव्स का येलो होना मतलब उनके ग्रीन पार्ट कहीं गायब हो रहा है. ग्रीन मतलब क्लोरोफिल, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा डेफिशिएंसी या फिर लॉस ऑफ क्लोरोफिल. लॉस ऑफ क्लोरोफिल लिख लो. लॉस ऑफ क्लोरोफिल. इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन और डिले फ्लावरिंग, मतलब सेल डिवाइड नहीं हो पा रहा है और फ्लावरिंग डिले हो रही है. कैसे याद रखोगे समझो. सबसे पहले जैसे कि एक नॉर्मल सा टर्म मैं आप लोगों को बताती हूँ. आपको याद रखना है CaCuKMg. कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम. तो अब यहां से जरा निमोनिक बनाना. क्या निमोनिक बन रहा है हम लोगों का? Ca काकू, K फॉर की, Mg फॉर मैगी. काकू की मैगी. इतनी याद रखो. अब इन्हीं को ना, सबसे पहली चीज देखो, ट्रिक की पहली रूल ये है कि आपको डेफिशिएंसी को इसी सीरीज में याद रखना होगा. सबसे पहले टिश्यू की डेथ होगी. डेथ हुई तो डेथ के बाद टिश्यू के जो लीव्स है वो येलो होने लग जाएंगी. येलो होने लग जाएंगी तो सेल्स डिवाइड भी नहीं होगा. डिवाइड नहीं होगा तो डिले फ्लावरिंग होगा. या फिर अपोजिट सीरीज में याद रख लो इसको. फ्लावरिंग डिले हुआ, सेल भी डिवाइड नहीं कर पाए. सेल डिवाइड नहीं कर पाए तो येलो ही होगा. फिर फाइनली डेथ ऑफ टिश्यूज होगा. तो उसको नीचे से आपको ऊपर वाले वे में लिखना होगा, बिकॉज एलिमेंट ट्रिक आप लोगों को ऊपर से याद रहेगी. तो पहली चीज होता है काकू की मैगी. अब यहाँ पे सपोज करो 2 इंडिविजुअल्स है. एक मैं हूँ और एक कोई भी मेरा स्टूडेंट है. मैंने स्टूडेंट से पूछा कि काकू की मैगी कहाँ गई. मैंने स्टूडेंट से पूछा. अब स्टूडेंट ने मेरे को क्या रिप्लाई दिया? देखो, मैंने, MN मतलब मैंने, मैगी जाकर मॉन्क्स, कोई स्टूडेंट है, मॉन्क्स पर फेंकी. मतलब काकू की, मैंने पूछा कि काकू की मैगी कहाँ गई. सामने स्टूडेंट ने मुझे क्या रिप्लाई दिया कि मैंने मैगी जाकर मॉन्क्स पर फेंक दी. Mn मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, MO मॉलीबेडनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर. पर कुछ नहीं है, नथिंग. इसको नथिंग लिख लो. Fe मतलब आयरन. ठीक है. अब मैंने उससे पूछा कि किसके ऊपर फेंकी आपने. मतलब उसने जब नाम लिया तो मेरे को क्लियर नहीं हुआ. मैंने उससे फिर से पूछा कि किसके ऊपर फेंकी. तो उसने फिर से मेरे को नाम बताया कि मैंने मॉन्क्स के ऊपर फेंकी. MONKS मतलब सेल डिवीजन के लिए जो इनहिबिट करते हैं वो मॉन्क्स होते हैं. फिर मैंने पूछा उससे कि आपने मॉन्क्स के ऊपर फेंकी, लेकिन आपको ऐसा करने के लिए किसने बोला. उसने बोला कि मेरे को ये मौसी ने बोला. MOSN मौसी ने. MO मॉलीबेडनम, सल्फर, नाइट्रोजन. याद रहेगा. नेक्रोसिस, क्लोरोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, डिले फ्लावरिंग. काकू की मैगी, काकू की मैगी. मैंने मैगी जाकर मॉन्क्स पर फेंकी. किसके ऊपर फेंकी? मॉन्क्स के ऊपर. किसने बोला ऐसा करने के लिए? मौसी ने बोला. अभी आप लोग मेरे को जरा बता दो कि ये ट्रिक आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं हुई. क्लियर है ट्रिक सबको?
याद रहेगा, बहुत सिंपल सी है। देखो, काकू की मैगी, मैंने मैगी जाकर मॉक्स पर फेंकी, किसके ऊपर फेंकी? मॉक्स के ऊपर। किसने बोला करने के लिए? मॉक्सी ने बोला। सिंपल है ना, याद रहेगा। अभी जरा एक बार एनसीईआरटी भी देख लेते हैं, तभी पता लगेगा ना कि हम लोगों ने सब कुछ कवर अप किया है नहीं किया है। देखना जरा, फोर एलिमेंट्स दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज, ये तो हो गया था ना हमारा। हाँ, ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे। देखो जरा, क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोसिस, लॉस ऑफ क्लोरोफिल किसकी वजह से होता है क्लोरोफिल? अभी जो मैंने आपको बताया, मैंने मैगी जाकर मॉन्क्स पर फेंकी। मैंने, एमएन, मैगी, एमजी, जाकर, जेडन, MONKS, मॉन्क्स पर फेंकी। हो गया। नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यूज, किसकी मैगी थी? काकू की मैगी थी। लेक ऑफ लो लेवल ऑफ MONKS, मतलब ऐसा किसके ऊपर फेंकी? फिर से क्वेश्चन पूछा था, मॉन्क्स के ऊपर, जो हमको क्या बताता है? इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल इवेंट में जो एलिमेंट जो डिले फ्लावरिंग करते हैं, किसने बोला था करने के लिए? ऐसा मोसी ने बोला था, MOSN। हो गई डेफिशिएंसी आज, सिंपल है एकदम। चलो, इतना हम लोगों को क्लियर है। अभी हम चलते, यू कैन सी फ्रॉम द अबव दैट द डेफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन लीड, मल्टीपल सिम्टम्स हो सकते हैं एक ही एलिमेंट्स के, एंड सम सिम्टम्स में बी कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी। एक से ज्यादा एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी भी एक सिंगल सिम्टम लेके आ सकती है। Hence, to identify the deficient element, one has to study all the symptoms develop in various parts of it। तो सब कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन आप लोग करो जरा। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर विजिबल फर्स्ट इन। अब आप लोगों को बताना चाहिए नाइट्रोजन फास्फोरस कैसे होते हैं? मेरे मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो ओल्डर लीव्स उनको यंग लीव्स में दे देगा। तो पहले डेफिशिएंसी किसके पास आएगा? पहले डेफिशिएंसी हमारा ओल्डर लीव्स। ओल्डर लीव्स मतलब सेनेसेंट लीव्स, ओल्डर लीव्स। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A few normal seedling of tomato were kept in a dark room. After a few days, they were found to have become white color like albinos। उसके ऊपर बन गए। Which of the following term will you use to describe them? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। पहले लास्ट वाला क्वेश्चन करो, तब तक मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगी। फिर एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ के देखो। चलो, ये क्वेश्चन देखो, ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोटिन। बायोटिन आप लोगों को मैंने बताया था, अब आप इसका आंसर बता सकते हो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, एक टोमेटो प्लांट का छोटा सा सीडलिंग काट लिया, उसको डार्क रूम में रख दिया। और जब उसको डार्क रूम में रखा, तो डार्क रूम में रखने के बाद कुछ दिन बाद उन्होंने नोटिस किया कि उसके ऊपर कुछ व्हाइट व्हाइट कलर के एल्बिनोज बन गए। व्हाइट कलर के एल्बिनोज वो किसकी वजह से? बिकॉज वहां पे क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो गई। क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो गई, या फिर लॉस ऑफ क्लोरोफिल वहां पे होने लगा। ऐसे कुछ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हम लोग? पेल येलो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि उसकी जो ये एल्बिनोज बता रहे हैं ना, दिस इज द सिम्टम ऑफ क्लोरोसिस। एंड इस टेक्निक को बोलते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट को ग्रो कराते हैं डार्क रूम में। दिस प्रोसेस इज नोन एज एटियोनेशन, एटियोलेशन, सॉरी, एटियोलेशन। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। एटियोलेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, या तो पूरा का पूरा डार्क रूम में, या फिर कोई इनकम्प्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट, या फिर पार्शियल एब्सेंस ऑफ लाइट, इस टाइप के मीडियम्स में जब ग्रो कराते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज एटियोलेशन। तो अब आप लोगों को बताया कि उस टर्म के लिए क्या यूज करेंगे हम? एटियोलेटेड हम टर्म इसके लिए यूज करने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इन ग्रीन प्लांट। मैग्नीज का फंक्शन आपको बताना है, Mn, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन प्लांट इज नॉट रीमोबिलाइज। रीमोबिलाइज नहीं हो सकता, अब आपको बताना है। पोटेशियम हो सकता है, NSK था ना, NSK। कौन सा नहीं था हमारा? इज नॉट रीमोबिलाइज, नॉट रीमोबिलाइज। जो रीमोबिलाइज नहीं हो सकता मतलब नॉन मोबाइल वाला आपको बताना है। तो इसका आंसर आप बताओगे क्या होने वाला है। चलो, अब इतना हम लोगों का क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब आप बोलोगे मैम अभी अभी हम लोग ने डेफिशिएंसी पढ़ा, फिर इस टॉपिक में ऐसा क्या है, फिर से टॉक्सिसिटी आ गया। अब एक चीज ध्यान रखना, ये बोल रहा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की टॉक्सिसिटी, बिकॉज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट। ऑब्वियसली वो लेस अमाउंट में चले, तो अगर उनकी लेस अमाउंट से भी और ज्यादा अगर लेस कर दे अमाउंट को, तो क्या उससे भी कोई टॉक्सिसिटी या उससे कोई डिफिशियंसी या कोई पर्टिकुलर टाइप का सिम्टम प्लांट के अंदर देखने के लिए मिल सकता है? वो हम लोग यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं। चलो पढ़ते हैं।
द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज ऑलवेज इन लो अमाउंट, ये हम लोगों को पता है, व्हाइल देयर मॉडरेट डिक्रीज, लेकिन अब अगर हमने क्या किया, उसको लो अमाउंट से और ज्यादा उनकी अमाउंट को डिक्रीज कर दिया, उसकी वजह से हमारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स आने लग जाएंगे, या फिर लो से भी हमने उनको माइक्रो से मैक्रो करने की कोशिश करा, मॉडरेट इंक्रीज करा, तब भी उनके टॉक्सिसिटी या फिर डेफिशिएंसी सिम्टम्स आने लग जाएंगे। In other words, there is a narrow range of concentration at which the elements are optimum. मतलब अगर मैंने लास्ट एग्जांपल जैसे दिया था फॉस्फोरस वाला, फॉस्फोरस अगर मेरे को 10 ग्राम में चाहिए, तो ये बहुत फिक्स है कि प्लांट को सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम में चाहिए, उसको नहीं 9.5 चाहिए और नहीं 10.5 चाहिए। दिस इज द ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन दैट माई प्लांट रिक्वायर्ड, जो मेरे प्लांट को चाहिए। एनी मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन, नेक्स्ट पढ़ते हैं, any mineral ion concentration in tissues that reduce the dry weight of tissue by about 10% is considered toxic। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, हाईलाइट करो जल्दी से। कोई भी मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन दैट रिड्यूस द ड्राई वेट, मतलब सपोज करो मैंने फॉस्फोरस के अमाउंट को कम या ज्यादा किया, उसकी वजह से मेरे प्लांट का जो ड्राई वेट है वो 10% रिड्यूस हो गया है, 10% रिड्यूस, तो मैं तब उसको टॉक्सिक सब्सटेंस मानूंगी। दिस इज द इम्पोर्टेंट कि कितने परसेंटेज पे आके, मतलब कितना परसेंट रिटार्डेशन को हम टॉक्सिसिटी बोलेंगे, 10% रिटार्डेशन को बोलेंगे। सच क्रिटिकल कंसेंट्रेशन and such critical concentration vary widely among different micronutrient, means मतलब ये concentration जो है, critical concentration एक वैल्यू है, तो जो हर एक micronutrients के लिए डिफरेंट होगी। The toxicity symptoms are difficult to identify. Toxicity level for any element also vary for different plants। मतलब सपोज करो एक X प्लांट है, उसके लिए 10 ग्राम है टॉक्सिसिटी लेवल, तो it can vary with another plant, वो किसी दूसरे प्लांट के लिए वैरी कर सकता है। Many times excess of an element may inhibit the uptake of another element। Suppose कारण करो मैंने बहुत ज्यादा एक्सेस में आयरन ले लिया है, तो मेरी बॉडी के अंदर अभी किसी दूसरे एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो सकता है, या फिर कोई मेरी बॉडी इस कैपेबल हो जाएगी कि वो फॉस्फोरस, सल्फर या कोई और दूसरा एलिमेंट एब्जॉर्ब ना कर पाए। ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सबसे ज्यादा अमाउंट में मैग्नीज ले लिया है, मैग्नीज टॉक्सिसिटी इज द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक लीव्स, मतलब जो मेरी लीव्स है जो येलो हो रखी है, उसके आसपास ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स अगर मेरे को देखने के लिए मिल रहे हैं, तो शोज कि वहां पे मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो रखी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट मैग्नीज हमेशा कंपीट करता है आयरन और मैग्नीशियम के साथ फॉर अपटेक एंड विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम। अगर प्लांट की बॉडी के अंदर मैग्नीज की अमाउंट बहुत ज्यादा हाई हो गई, तो आयरन और मैग्नीशियम के जो उनका मेन रोल है उसको इनहिबिट कर सकता है। तो इसका मतलब मैग्नीज हमारा कैल्शियम को भी इनहिबिट करेगा, वो कैल्शियम को ट्रांसलोकेशन नहीं कराने देगा हमारे फ्लोएम के अंदर। सो ये आप लोगों को याद रखना है। कैसे लिखोगे अब इस पॉइंट को? मैग्नीज है ना, Ml किस किस की डेफिशिएंसी को कराता है? पी और कैल्शियम, और नेक्स्ट वन मैगी। पी का मैगी, मन से फेंका किसको? मैगी को। मॉन्क्स, अब उसने बोला था ना वो लास्ट वाली ट्रिक कि आपको मैगी फेंकने के लिए किसने बोला? मौसी ने। फिर मौसी ने आके उसको डांट लगाई कि मैंने कब बोला, तो उसने बोला कि मैंने अपने मन से फेंका मैगी को। ऐसे आप याद रख सकते हो Mn की अगर टॉक्सिसिटी हुई तो इट कैन अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। याद रहेगी ये वाले पॉइंट्स। चलो, मैग्नीज ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन, एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम में इनफेक्ट इंड्यूस डेफिशिएंसी किस किस का? आयरन का, मैग्नीशियम का एंड कैल्शियम का। मन से फेंका मैगी को। व्हाट अपीयर्स एज सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी में एक्चुअली बी द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इन तीनों की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आते हैं जब बॉडी के अंदर मैग्नीज का टॉक्सिसिटी हो जाता है, बिकॉज उसका टॉक्सिसिटी लेवल हुआ तो किसी दूसरे को इनहिबिट कर रहा है उनके काम ना करने देने से, उनकी बाइंडिंग ना होने देने से। Can this knowledge be of some important to a farmer, gardener, even for you in the kitchen garden? मतलब क्या ये नॉलेज आप लोगों के लिए जरूर हो सकती है? अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप प्लांट्स को कितनी अमाउंट में मिनरल्स दे रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोसेस आता है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? जैसे कि हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर में पढ़ के आए हैं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और पैसिव एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। चलो पढ़ते हैं। Much of the studies on mechanism of absorption of element by plant
हैज बीन कैरिड आउट इन आइसोलेटेड सेल्स, टिश्यूज या फिर ऑर्गन। मतलब जो मोस्टली एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करने का मैकेनिज्म है वो किन किन सेल्स में स्टडी किया गया है, आइसोलेटेड सेल्स में, टिश्यूज में और ऑर्गन्स में। दीज स्टडीज रिवील्ड दैट the process of absorption can be demarcated into two main phases। मतलब ऑब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस उसको हम दो बेस में पढ़ सकते हैं। पहला फेज ऐसा होगा एन इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयन इन द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ द सेल। सेल के आउटर स्पेस में तो जो सेल के इंटरसेलुलर स्पेस है, ये जो फ्री स्पेस है, उसके थ्रू हमारा आयंस मूव कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, एपोप्लास्ट, जो कि पैसिव पाथवे है। सेकेंड अपटेक कहाँ पे होता है, सेकेंड अपटेक होता है आयंस आर टेकन इन स्लोली इनटू द इनर स्पेस। मतलब सेल के अंदर सेल हमारे आयन से एंटर करके कर जाता है, एंड वो पता ऑब्वियसली आपको पैसिव होगा एज वेल एज सिम्प्लास्ट पाथवे होगा। पढ़ चुके हैं ना पहले एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। लिखना चाहो इन पॉइंट्स को भी लिख लो, यहाँ पे रिवीजन होता है बिकॉज बार बार लिखने से। एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट कैसा है, पैसिव पाथवे है। कहां कहां से एंटर कर सकता है, सेल वॉल से एंटर हो सकता है, इंटर सेल्यूलर स्पेस से एंटर हो सकता है, और डेड टिश्यूज से एंटर हो सकता है। और अगर हम बात करेंगे सिम्प्लास्ट का, सिम्प्लास्ट एक पैसिव नहीं एक्टिव होता है, एंड इसमें इंटरसेल्यूलर, इंटरसेल्यूलर स्ट्रीमिंग, सेल स्ट्रीमिंग लिख लो, सेल या साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इससे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द एपोप्लास्ट यूजुअली अकर थ्रू आयन चैनल्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो एपोप्लास्ट वाला है, दैट फंक्शन है सिलेक्टिव पोर्स की तरह जो काम कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड entry or exist of ions to from the symplast require expenditure of metabolic energy, जिसको हम एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, and the movement of ion is usually called flux। की मूवमेंट, जो आयन मूव करते हैं उनके मूवमेंट को हम फ्लक्स बोलते हैं। the inward movement is known as influx और outward movement is known as outflux या फिर efflux। ये चीजें, ये तो पहली वाली है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में, यहाँ पे कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों ने सीखा नहीं। नेक्स्ट चलता है ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट्स का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, मिनरल सॉल्ट्स आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेट होते हैं along with ascending stream हो, जैसे जैसे वाटर स्ट्रीम करते हैं मास फ्लो या बल्क फ्लो के साथ, which is pulled up through the plant, प्लांट उसको पुल अप करते हैं ट्रांसपायरेशन पुल के थ्रू, और नीचे से रूट प्रेशर लगता है हमारा। एनालिसिस ऑफ जाइलम सेप शो द प्रेजेंस ऑफ मिनरल सॉल्ट्स इन इट। जब हम जाइलम के सेप का एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि उसके अंदर मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे एनालाइज किया गया, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का यूज करके हम लोगों ने इस चीज को एनालाइज किया, जो क्लास 11th सॉरी 11th का ही तो पढ़ा, चैप्टर 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है सॉइल एज रिजर्वॉयर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। अभी हम लोग इतने सारे एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ के आए हैं, अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे प्लांट्स को कहाँ से मिलता है, जैसे कि हम लोगों को बहुत इजीली पता है कहाँ से मिलता है प्लांट्स को, सॉइल से मिलता है। Majority of the nutrients that are essential for the growth and development of plant become available to the roots due to the weathering and breakdown। rocks और का जब weathering या breakdown होता है उससे ही soil बनता है, और उसी soil के अंदर सारे essential elements present होते हैं। These process क्या करते हैं, soil की fertilizing capacity को बढ़ाते हैं, soil को minerals enrich बनाते हैं with dissolved ions and inorganic salt। Since they are derived from the rock mineral से बने हैं, their role in plant nutrition, इसीलिए हमने इनको mineral nutrition बोला है। रॉक मिनरल से बने हैं, नाम इसलिए मिनरल रखा, प्लांट को नरिश करने का काम कर रहे हैं, इसलिए नाम आया मिनरल न्यूट्रिशन। Soil consists of a wide variety of substances। Soil not only supply minerals ही नहीं सप्लाई करता है, उसके अलावा उसके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कुछ माइक्रोब्स भी होते हैं जो वाटर को होल्ड करके रखते हैं, सप्लाई करते हैं एयर को रूट्स तक, एंड एक्ट एज अ मैट्रिक्स की तरह भी एक्ट करते हैं जो प्लांट को स्टेबलाइज करके रखते हैं। सम डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स अफेक्ट द क्रॉप यील्ड। कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स की अगर डेफिशिएंसी हो तो हमारी क्रॉप की यील्ड को भी अफेक्ट कर सकता है। देयर इज ऑफन अ नीड फॉर सप्लाइंग देम थ्रू फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के थ्रू प्लांट्स एक सॉइल की पूरी अमाउंट को, उसकी पूरी की पूरी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करता है, बिकॉज फर्टिलाइजर्स के अंदर इसी वे में फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं कि अगर सॉइल के अंदर मिनरल्स कम है या फिर सॉइल इनफर्टाइल है तो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा पाए हम लोग।
बोथ मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि एनपीकेस और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉपर, जिंक, आयरन, ये मैं आप लोगों को सारे पढ़ा चुकी हूँ। ये मेन कंपोनेंट होते हैं फर्टिलाइजर्स के एंड आर सप्लाइड एज पर नीड। जैसे जरूरत होती है तो जैसे हम वहाँ पे ग्रो करने वाले प्लांट के सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, लीव्स येलो हो रही हैं, सेल ग्रोथ नहीं हो रही है अच्छे से, फ्लावरिंग डिले हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे एलिमेंट्स डाल दिए जाते हैं। यहाँ तक हमारा आज फिनिश होता है बच्चों। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, एलिमेंट्स, मैक्रो, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे रोल होता है, ये पूरा पार्ट मैंने आप लोगों का आज फिनिश करा दिया। आज की वीडियो यही तक रखता है, बिकॉज अगर हम नाइट्रोजन साइकिल और उसका एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट भी करने लगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, अगर आप लोग थक जाते हो ज्यादा वीडियो देखने में। तो आज का वीडियो यही तक हम लोग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फाइनली ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा हम लोगों का। सॉर्टेड बच्चों, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक पढ़ो, क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए तो बताया मैंने, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लो और हमारे ग्रुप में ऐड कर दो। तो मैं आंसर करूंगी, मैं नहीं करूंगी तो कोई और स्टूडेंट तो आंसर कर ही देगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन।